क्या बोले अपन, यहाँ पर एक OH लगा देंगे अपन, तो ये बने अपना डाइग्लिसराइड। ठीक है, देखो ये था देखो, दो अपन ने फैटी एसिड लिए, क्या लिए, 2 फैटी एसिड लिए, उसमें से 2 वाटर निकाल दिए तो डाई बन गया है ना। 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, अभी याद रखना। ये अपन इसको OH इधर साइड में लगा देते, समझ में आएगा। ठीक है, नीले कलर में OH इधर साइड में। ठीक है, तो ये OH और लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा है। तो ये ग्लिसरॉल था, इसमें से 2 निकाल लिए अपन ने वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 फैटी एसिड ले ली तो डाई बना। अगर 3 ले लेते फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, तो क्या बनता बोलो, ट्राइग्लिसराइड बनता। समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलो CER की पहले तो समझ में आ गया, ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड सब। अब देखो ये बोला उसने, दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाई एंड ट्राई, जो अपन ने देख लिए। अगर तुम मिला सकते हो। चलो क्या बोल रहा हूँ यार, फैटी एसिड आर फाउंड इन स्टील कार्बोनेट। वही अभी ने जो दिखाया ना अभी, फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से रिएक्शन करेगा तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, इसको एस्टरिफाइड बोल दिया, यानी दोनों का एस्टर बना दिए तुमने। बोलने का तरीका रहता बस एक, कि दोनों की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करे तो क्या बने तुम्हारे, मोनो डाई और ट्राइग्लिसराइड बने। चलो, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स, तो इन्हीं को फैट बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स, तो इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, इन्हीं को देखो, जैसे हाँ ये तीनों थे ना, मोनो डाई ट्राई, तो इनको फैट और ऑयल भी बोल सकते हैं। यानी इतना कुछ देखो चीज़ें स्पेसिफाइड क्या है, फैटी एसिड एकदम स्पेसिफाइड चीज़, और ग्लिसरॉल एकदम स्पेसिफाइड है, डाई ट्राई और मोनो ये एकदम स्पेसिफाइड चीज़ है। ठीक है, फैट और इसका कैसा लिपिड का सब बोल सकते हो। एक देखो, सिर्फ ग्लिसरॉल को भी लिपिड बोल सकते हैं, सिर्फ फैटी एसिड ग्लिसरॉल, हाँ फैटी एसिड को भी क्या बोल सकते हो तुम, लिपिड बोल सकते हो। दोनों के मिक्सचर को डाई ट्राई वाले को भी लिपिड बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, यानी उन लिपिड को जो है ना, लिपिड को जैसे जो लिपिड की टाइप रहती है ना, ये दीज आर को, इसका मतलब डाई ट्राई को नहीं बोल रहा वो जो लिपिड है अपने लिपिड, तो उसको अपन फैट भी बोल सकते हैं। फैट और ऑयल, लिपिड के 2 नाम है, फैट और ऑयल। लिपिड में से ये मोनोडाई यहाँ से खत्म नहीं, हाँ वो यहाँ पर खत्म हो गया। लिपिड के 2 अलग फॉर्म रहते हैं, एक फैट और ऑयल, यानी लिपिड किस फॉर्म में पाया जा रहा है ना, उस पर से नाम पड़ता है। तो फैट कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक हिसाब से दिखने का अरेंजमेंट। जैसे अगर लिक्विड फॉर्म में दिखा तो क्या बोलेंगे अपन, ऑयल। सॉलिड फॉर्म में दिखा लिपिड तो क्या बोलेंगे, फैट। बस इतना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में दिखा तो लिक्विड फॉर्म में दिखा लिपिड तो ऑयल बोलो, सॉलिड फॉर्म में दिखा तो फैट बोला। वो क्यों बोलते हैं, वो मेल्टिंग बॉइलिंग पे बोल रहा है, वो अपन देखते देखो क्या बोले, देखो क्या बोले अपन, फैट और ऑयल कैसे डिवो कर सकते हो। देखो लिपिड के अपन ने 2 फॉर्म देखे है ना, लिपिड के क्या है, लिपिड के 2 फॉर्म क्या है, फैट और ऑयल। एक वो भी देखे ना, तो ये केमिकल फॉर्म नहीं है, समझो स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर थे ऐसे, वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी देखे ना। हाँ वो तो स्ट्रक्चरल फॉर्म थे ना, कि वो केमिकल क्या हो सकते थे, केमिकली लिपिड क्या हो सकता, ग्लिसरॉल हो सकता, फैटी एसिड हो सकता, दोनों का मिक्सचर हो सकता, सब कुछ हो सकता। मिक्सचर बोलेंगे तो ये मोनो डाई ट्राई बोलेंगे, ये तीनों आ सकते हैं बिल्कुल मिक्सचर। और ये भी लिपिड है तीनों भी, है ना। सब लिपिड स्ट्रक्चर बड़ा तो था करके फैटी बोल रहे थे ना उसको। हाँ बिल्कुल, वो फैटी एसिड इसलिए बोल रहे थे कि वो आर जो था ना वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, इसलिए उसको फैटी एसिड बोल रहे थे। ठीक है, ये समझ में। अब जो लिपिड के और फर्दर 2 फॉर्म कर दिया उसने, लेकिन ये किस पर करा उसने, फैट और जो ऑयल करा तो हाँ मेल्टिंग पॉइंट पर। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल देख रहा है, जैसे देखते हैं ना, एक चर्बी और एक तेल, चर्बी और तेल कैसा है अपना, तो फैट और ऑयल का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, वो बने हुए इससे ही। हाँ बने हुए उससे, लिपिड से ही है, वो लिपिड ही है। दीज आर आल्सो लिपिड, बट इसका क्या रहेगा फैट का, कि वो पिघलना पड़ेगा उसको, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा उसको, और लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो रहेंगे अपने लिपिड्स में, ऑयल में क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। ऑयल के अंदर ऑयल में, फैट में नहीं रहेंगे डबल ट्रिपल, क्योंकि मैंने बोला ना वो डबल ट्रिपल की वजह से तो लिक्विड है वो, अनसैचुरेटेड। हाँ अगर उसको सैचुरेट कर दिए पूरी तरीके से तो फैट बन जाता है, फिर चर्बी बनती है ना इस तरीके से। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अपनी को एनसीडी क्या बोलती है, सिंपल, तुम इतना याद रखो। लिपिड में वो भी आते हैं, वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, ये कौन से फॉर्म हो गए, देखो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, वो नहीं, वो थे वो केमिकल फॉर्म थे ना उसके, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका, ये अपने फिजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे उसके 4 वो बन जा रहे तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जा रहा, मतलब हाँ कार्य कड़क हो जा रहा थोड़ा ऐसा, कार्य से 4 सहारे रहते थे हाँ पूरा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। इसमें वो मतलब 4 नहीं बनते, अनसैचुरेट रहते तो करके पानी में ऐसे, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को मेन जो क्लासीफाई करने का है, देखो फैट को कैसा करने का है, देखो ये बोला उसने यहाँ पर कि these are also called fats and oils based on melting point। किस पर, melting point पर। oil have lower melting point, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, तेल सीधी बात है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। देखो क्योंकि गर्मी में तेल क्या रहता है अपना, तेल की फॉर्म में, कोई और ठंडा कर दे उसको तो जम जाएगा, तो इसका मतलब तेल को जमाने से खुद फैट दिखने लगेगा। इसका मतलब तेल वो चीज़ है जिनका जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो पिघल गई, इसलिए तो उसको तेल बोल रहे हैं अपन।
लेकिन फैट वो चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पे पिघली नहीं। क्या फैट नहीं पिघलती है? तुम डालो बोला डालडे को, घी को डाल दो बोला उसके अंदर क्या में पिघल जाएगी ना, गर्म करेंगे तो। लेकिन उनका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहती है, दोनों भी पिघलेंगे। लेकिन जो तेल रहेगा ना अपना वो रूम टेम्परेचर पे पिघल जाएंगे। खोपरे का तेल क्या रहता है? सर्दियों में जम जाता है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा करे उसको, जम गया। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तेल ही है। लेकिन अपना जो घी रहता है वो कड़क जमा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर पे पिघला नहीं, डालडे का, घी का। लेकिन उसको अगर तुम तवे पे डालेंगे पराठा बनाने के लिए तो वो भी पिघलना चालू कर देंगे ना। समझ रहे बात तुम? तो पिघलेंगे दोनों भी, लेकिन फैट का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा, लिक्विड ऑयल का थोड़ा कम। तेल के तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा ना। मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलना, मेल्टिंग पॉइंट बने एक टेम्परेचर है जिस पे पिघलेगा। अब देखो तेल तो खुद ही पिघलेगा, उसको क्या पिघालेंगे? लेकिन घी को पिघालने के लिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा ना यार अपने को। टेम्परेचर तो बस टेम्परेचर क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फैट और ऑयल है तो ये भी लिपिड में आते हैं क्या? बिल्कुल, ये लिपिड ही का फॉर्म हाँ। है ना। तो लिपिड के दो फॉर्म, एक सॉलिड फॉर्म जो रूम टेम्परेचर जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है उसको फैट बोल देंगे, और एक लिक्विड फॉर्म ऑयल, ऑयल कर देंगे ऑयल है। और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये भी लिपिड के फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल ऑयल है ना, ऑयल। ठीक है, चलो अलग। अब देखो क्या बोला उसने यहाँ पर कि हाँ ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जिंजली ऑयल, जिंजली क्या को बोलते हैं? अदरक का तेल है ना। जिंजली ऑयल है नहीं, जिंजली ऑयल अदरक का तेल। एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। तो ये सर्दियों में भी विंटर रहता है। जिंजली ऑयल क्या है? विंटर्स में भी ऑयल रहता है। हाँ विंटर। तो क्या बोला? एंड हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर्स, यानी सर्दियों में भी तेल के जैसे ही रहता है। ठीक है, एज यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम, यानी इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है उसका, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है, इतना कम बॉइलिंग पॉइंट है कि सर्दी का टेम्परेचर भी उसको जमा नहीं सकता। सर्दी में मतलब पिघल जाना, सर्दी में भी पिघले हुए रहता है, ऐसा बोला। ये क्या बोल रहा है? दिस आर कॉल्ड फैट और ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। ये तो बोला ना अभी कि नहीं, बर्फ में तो उतने ठंडे में तो जम जाएगा ना वो। लेकिन जो अपना सर्दी का टेम्परेचर, सर्दी में एकदम बर्फ तो नहीं बन जाता ना अपन। रूम टेम्परेचर की बात। रूम नहीं, जैसे रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल गर्मी में है, हाँ रूम तो नीचे चले गए अपन सर्दी में, तो सर्दी के आने के बावजूद भी नहीं पिघला। मतलब 37 से मतलब 37 रहता है ना अपना। हाँ ऐसा बोल सकते कम भी रहा तो भी नहीं पिघल रहा, सॉरी तो भी नहीं जम रहा, जम रहा नहीं है। जम रहा नहीं वैसे। मतलब तो melting अपन point- क्या बोल रहे हैं, अपन देखो सिंपल क्या बोल रहे हैं अपन कि जो ऑयल रहते हैं ना अपने, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, जल्दी से पिघल जाता है। जल्दी जो जितने कम गर्म हो टेम्परेचर पे जाए पिघले हुए जल्दी गर्म। फ्रिज में रख दिए फिर भी वो नहीं जम रहा, ऐसा बन रहा है उसका। यानी ठंडा कर रहे तुम, ठंडी करने पे चीज़ें जम जाती रहती ना। आइसक्रीम ठंडा करो जम जाता है ना। अपना क्या बोलेंगे उसको, तो घी रख देते अपन फ्रिज में जम जाता है ना। पानी रख देंगे जम जाएगा। लेकिन ये जो तेल है, तो तेल का मतलब भी डेफिनेशन ये दिए कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, यानी कम टेम्परेचर पे पिघले हुए रहते हैं। तो फ्रिज में टेम्परेचर कम रहता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता, तो उस कम टेम्परेचर पे भी पिघला हुआ है, तो बढ़िया ऑयल है इसका मतलब। अपना खोपरे का तेल बोलो, खोपरे का तेल क्या होता है? सर्दी में जम जाता है, इसका मतलब वो उतना अच्छा ऑयल नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका। हाँ उसका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा है, यानी थोड़े ज़्यादा पर मेल्ट होगा। तुमने कम कर दिया तो वो जम जाएगा। रूम टेम्परेचर मतलब 37 हाँ, लेकिन जो अपना घी रहता है, जो वो रहता है डालडा और जो चर्बी रहती है, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको बहुत टाइम लगेगा हाँ, पिघलाने तो में। तवा गरम करके मस्त उसको फेंकना पड़ेगा, तब जाकर पिघलेगा। ये बस ना? और ये इसका मतलब दिस आर कॉल्ड फैट और ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है ना कि लिपिड की दो फॉर्म है, फैट और ऑयल। मेल्टिंग पॉइंट पर जो जल्दी पिघल गए उसको बोले ऑयल, जो लेट पिघले उसको बोले फैट। फैट ऐसा है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. अब कुछ लिपिड में बोलते हैं फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड भी रहते हैं। लिपिड के मतलब कितने हो गए? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। सब देखो मैंने क्या बोला तुम्हारे को, जो सिंपल लिपिड है ग्लिसरॉल फैटी एसिड, उससे मिल के जितने बने सब लिपिड ही, और फैट भी लिपिड, सब भी लिपिड, सब भी लिपिड। जनरली फैट Fat, में बोला oil। सिंगल बॉन्ड रहता है, इसमें एसिडिन दिया नहीं अपने को, सैचुरेटेड एनसैचुरेटेड। हाँ फैट ऑयल ये भी लिपिड है। सब लिपिड और ये सब। आपने बोला फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी लिपिड है। अब देखो क्या लिपिड के अगर स्ट्रक्चर में तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड आ गया, देखो क्या बोले अपने कि सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, दे आर फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ लिपिड में फॉस्फोरस, तो ये जो तुम बोल रहे थे ना, ये है ये जो तुम बोल रहे थे ना कि ये है फॉस्फोरस। इसमें देखो गौर से देखो, तो 3 कार्बन दिख रहे तुमको ग्लिसरॉल के जैसे, 3 कार्बन दिख रहे ग्लिसरॉल के जैसे, ठीक है, 3 कार्बन दिख रहे अच्छे से। अब देखो उसके बाद में इधर ये R ग्रुप
दिख रहा है देखो ये क्या फॉस्फोलिपिड? हाँ ये फॉस्फोलिपिड है फॉस्फोलिपिड तो ये पूरा लेसिथिन वाला इधर वो कौन सा? फॉस्फोलिपिड तो ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉरी ये लिपिड है, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये लिपिड है बराबर है, ये फॉस्फोरस यहाँ पर है देखो, यहाँ पर भी देखो तुम गौर से अगर तुम देखिए तो ये जो दिख रहा है तुम्हारे को ये कंपाउंड जो देखो ये वाला, ये देखो एनसीडी में देखो यहाँ पर ये वाला देखो कहाँ है, ये वाला देखो ये CH2, तो ये क्या है ग्लिसरॉल दिख रहा है ना, CH2O 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 OH होगा है ना, तो उसका OH निकाल दिए, पानी निकाल दिए, और ये क्या दिख रहा है, ये लाल से जिसको बना रहा मैं वो क्या दिख रहा है एक्चुअल में, ये क्या है तुम्हारा ये अरे ये फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड देखो, ये दूसरा फैटी एसिड ठीक है, तो डाइग्लिसराइड बन गया, और तीसरे फैटी एसिड की जगह उसने फास्फोरस जुड़ा दिया, फास्फोरस भी उसके, यानी क्योंकि एसिड तो है लेकिन देखो ये कार्बन वाला एसिड नहीं है, फास्फोरस वाला एसिड है। अपन क्या बोलते हैं, एक ग्लिसरॉल देखो बीच वाला क्या हो गया अपना ग्लिसरॉल, देखो CH2O है ना, तो इसमें से H तो रिमूव है ना, वो बनाया ना उसने स्ट्रक्चर, तो OH तो नहीं दिखेंगे अपने ग्लिसरॉल में, तो CH ये तो लंबी चेन तो दिख रही 3 कार्बन की, तो इसका मतलब ये ग्लिसरॉल है बीच वाला नीले कलर में, ठीक है। लाल कलर में जो ब्लॉक बनाया वो क्या है, वो क्या है बोलो, ये फैटी एसिड, ये भी क्या है फैटी एसिड है, तो 2 तो बन गए अपने, लेकिन तीसरे वाला क्या है देखो, तीसरे वाला ये पूरा है, कौन सा, ये पूरा, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना ये, तो ये भी एसिड ही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पर फॉस्फोरस है तुम्हारा, देखो ये दिख रहा है फॉस्फोरस है, यानी जनरली कार्बन रहता है ना, देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है अपना कार्बन दिख रहा है, कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, लेकिन इसमें फॉस्फोरस है, तो इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोल दिए। देखो अभी ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में, लेकिन फिर भी इसको लिपिड ही बोल रहे हो, इन सबको लिपिड ही बोलो, टेंशन की बात ही नहीं, लिपिड के ही, हाँ लिपिड से भी छोटे छोटे ब्रांच हाँ बना ना, देखो हाँ एस्टर बॉन्ड, इसको भी अपन देखो COP बॉन्ड है ना, इसको भी एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, इसको एस्टर जैसे ही बॉन्ड है ना, बस कार्बन या फास्फोरस है, ये भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलके बना, बस इतना के फास्फोरस अलग है, बस ऐसा है क्यों? देखो जैसा C डबल बॉन्ड O और C है ना, तो P डबल बॉन्ड O C है, तो इसको भी अपन एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं, वैसे एसिडिफिकेशन के अंदर वही जो मैंने बॉन्ड बताया ना COC बॉन्ड उसको बोलते, तो तुम ये भी याद रख लो एक, ये भी यहाँ पर जो है ना इसको भी बोलते अपन CO और P बॉन्ड रहेगा ना, इसको भी एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे इसको, COP बॉन्ड को भी एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। चलो जैसे इसमें दिख रहा है तुम्हारे को, तो ये तो बॉन्ड एस्टर है ही, देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड तो एस्टर है ही ना, ये वाले बॉन्ड तो एस्टर है ही, लेकिन ये वाला बॉन्ड भी है ना, ये बॉन्ड अपने को बहुत काम आएगा, कहाँ पर मालूम, मॉलिक्यूलर बेसिस में, DNA में जनरली यही बॉन्ड रहते हैं, COP वाले, तो COP वाले की स्टेरिफिकेशन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके भी अपन स्टेरिफिकेशन करें। हाँ तो तुमको समझ में आया कि तुम्हारा लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, किसका, लेसिथिन जो रहता है ना फॉस्फोलिपिड अपनी सेल मेम्ब्रेन में एक्चुअल में ये रहता है, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं उसके अंदर देखो फैटी एसिड अपन बोलते हैं ना, पोलर हेड नॉन पोलर टेल बोलते हैं ना, तो पोलर जो नॉन पोलर टेल रहती है ना, नॉन पोलर यानी उसके अंदर, हाँ इसके अंदर इसका मतलब कोई प्लस माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, तो कार्बन पे जो है ना ऑर्गेनिक जो कंपाउंड रहते हैं ना अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं होता, तो जो टेल दिख रही है तुमको ऐसे देखो, अपन क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, आजाद भाई एक बार एक सेकंड को, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोला था वही है क्या? हाँ वही चीज़ है, तो देखो ये अपने ये बना हेड ठीक है, और ये 2 टेल बना देते अपन ऐसे, ये टेल बना देते ऐसे, ये नहीं ये टेल बना देते ऐसे, तो अपन क्या बोलते हैं पोलर हेड, तो हेड जो रहता है ना इसका देखो फॉस्फोरस जो दिख रहा है तुम्हारे को, फॉस्फोरस उसका रहता है हेड, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है, यहाँ पर जो है ना यहाँ पोल डेवलप रहता है, और यहाँ माइनस चार्ज रहता है, यहाँ माइनस चार्ज रहता है, और ये जो दिख रहा है ना ये जो चीज़ें दिख रही, तो ये सारी नॉन पोलर रहती है, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, कोई चार्ज ही नहीं रहता सिंपल, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि पोलर हेड नॉन पोलर टेल, पोलर हेड नॉन पोलर टेल। और सैचुरेटेड कार्बन समझ में आया तुम्हारे, अनसैचुरेटेड, हाँ तो उसमें बोला था ना उसने सैचुरेटेड कार्बन की बनी हुई करके, इसका मतलब सिंगल वाले कार्बन की, अगर क्या बनी सैचुरेटेड कार्बन? टेल पोलर नॉन पोलर टेल जो बोला ना उसने वहाँ पर, उसके बाद बराबर हाँ नॉन पोलर सैचुरेशन की बनी हुई है, तुम क्या समझो, देखो उसको क्या समझना है तुम्हारे को, 2 चीज़ समझ लें यहाँ पर, देखो स्ट्रक्चर याद कर लेने का यार है, हाँ ये तो स्ट्रक्चर याद करनी है, देखो उसके लिए क्या समझा रहा मैं तुम्हारे को, तुम ये समझो, देखो ये क्या है तुम्हारा पोलर हेड है ना, तो इसका मतलब पोलर हेड है ना, तो इसमें माइनस चार्ज रहेंगे उसके ऊपर, क्या रहेगा माइनस, अरे माइनस चार्ज ठीक है, और नॉन पोलर हेड पर कोई चार्ज, 0 चार्ज, नॉन पोलर टेल पर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं, पोल डेवलप, पोल क्या बोलते हैं प्लस माइनस को प्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूरॉन प्लस माइनस, हाँ तो पोल डेवलप बोले तो प्लस माइनस को बोलते हैं, क्या बोलते बोलो प्लस माइनस को पोल डेवलप बोलते हैं, बात समझ में आ रही है तुम्हारे, देखो यहाँ पर जो फास्फोरस आता है ना अपना P डबल बॉन्ड O, तो उसके पास माइनस चार्ज था ऐसा, ये वाली उसके, हाँ ये जो फास्फोरस बना था लेसिथिन में ये वाला फास्फोरस, तो इससे माइनस चार्ज रहता है उसके ऊपर, तो इसलिए वो पोलर बन जाता रहता, और जो अपने ये जो एसिड की पूरी लंबी चेन बनाई थी ना, इस पर कार्बन 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 ही, तो कोई पोल डेवलप कुछ नहीं, इसलिए इसको पूरा नॉन पोलर टेल बोलते हैं, अंदर की, इसलिए समझे। ये फॉस्फोलिपिड और ये ट्राइग्लिसराइड का कौन सा है?
ट्राइग्लिसराइड तो अपन ने अभी देखे ना, 2-3 मिला के बनाया था structure है खत्म। क्या हाँ, ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड जो अपन ने ग्लिसरॉल प्लस वो दोनों मिलाए तो इस तरह देखे ना, अभी डाले भी ना उसके अंदर कि 3 फैटी एसिड ले लो और एक ग्लिसरॉल ले लो, खत्म करो। ये तो समझ में आ गया ना। देखो ये देखो, एक ग्लिसरॉल उठाओ और ऐसे 3 फैटी एसिड उठाओ, एस्टर बॉन्ड बना दो, यहाँ से OH निकाल दो, वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकाल दो, खत्म। एक लगेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, एक तो ट्राई, तो उसने ट्राई डायरेक्ट ही दे दिया तुम्हारे को। डाई और मोनो को तुम खुद ही समझ लो, अपन ने वो भी देखे। समझ, हाँ देखो ये अगर 2 हटा दिए तो मोनो, ये अगर 1 हटा दिए तो डाई। तो यहाँ पर R1 R2 R3 क्यों दे रहा? कभी एक कुछ भी हो सकता है ना, वो अलग अलग चेन की हो सकती है ना, हाँ। तो वो इतना नहीं कंफ्यूज करता। R1 R2 में अपने को कंफ्यूज नहीं करता, एक भी अपने chain- को देखना है कि बस क्या करते हो, इसके एक भी OH खाली नहीं है तो इसका मतलब है ट्राई है, एक OH खाली तो इसका मतलब है डाई, 2 OH खाली तो इसका मतलब है 1 है। मोनो। इतना ज़्यादा घुमा के बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाती। स्ट्रक्चरल पार्ट वैसे भी थोड़ा कम पूछता है ना, स्टार्टिंग है जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड के उनके बारे में जो टेबल वगैरह है इसमें वो ज़्यादा पूछता है, लेकिन अपन ने पढ़ के रखे। अपना पढ़ने का मकसद क्या है, टेबल देखने का हाँ, नहीं, सब देखेंगे ना वो। अपना पढ़ने का मकसद क्या है इसको, कि इससे फिर अपना मॉलिकुलर बेसिस पढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है, फिर DNA समझ में आना चालू होता है। ऐसा है मसला इसका। ये फैट अपने को कोई आगे काम भी नहीं आते, बस यहीं पढ़ो यहीं खत्म कर दो इसको, कोई काम ही नहीं है। डाइजेशन वैसा भी डिलीट हो गया, डाइजेशन में था वो, उसके अलावा कोई फैट का जिक्र ही नहीं अपने, कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो बस फिर तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं। फिर चलो NCERT में जितना है उतना समझ कर याद हुआ तो करे, नहीं तो बड़े आगे। सीधी बात बोला मैं तो, फैट का कैसा मसला है, याद हुआ तो करे नहीं तो बड़े आगे। लेकिन जैसे फॉस्फो बॉन्ड का को बोलते हैं, 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई तो DNA समझने में मदद मिलेगी। बाद में तो पढ़ने वाले ना अपन आराम से। तो अभी तक आया नहीं ना इसमें, न्यूक्लियर अभी फॉस्फो बॉन्ड बनाया, बताया ना तुम्हारे को मैंने, एस्टर बॉन्ड बनाया ना, तो वो बहुत काम का बॉन्ड है, ठीक है ना, याद रखना। चलो अब आगे कौन सा बॉन्ड बोल रहे तुम? ये COP वाला है ना? हाँ, COP वाला और COC वाला जो बॉन्ड रहता है ना, उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं ना अपन वो। नहीं, बीच में वो रहता है, उसमें एस्टर बॉन्ड क्या रहता है, बीच में वो रहता। उसको एस्टर बोल रहे हैं। चलो अब देखो क्या बोले, तो फॉस्फोलिपिड को लेसिथिन बोलते हैं, ये भी अच्छे से याद रखना है ना। तो बस वो ट्राइग्लिसराइड में एक जगह फॉस्फोरस आ गया, यानी लिपिड में अगर फॉस्फोरस मिल गया अपने को, फॉस्फोलिपिड नाम पड़े। लिपिड के नाम कैसे पढ़ रहे हैं तुमने देखे, डाई ट्राई उस पर नाम पड़े, फिर ये फैट और ऑयल भी लिपिड ही बने। तो ये फॉस्फोलिपिड एक नया आया जिसमें जो लिपिड में फॉस्फोरस दिख गया, यानी उसके कंपाउंड में फॉस्फोरस आ गया रे, तो उसको क्या बोल दिया, फॉस्फोलिपिड बोल दिया, ठीक है। चलो उसका नाम लेसिथिन भी है, ठीक है ना। सब ठीक। अब देखो कहाँ मेरे लिए बोलते सेल मेम्ब्रेन? हाँ सही है। हाँ हाँ, द फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम, ठीक है ना। तो सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड, दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। लिसिथिन इज वन एग्जांपल। लिसिथिन क्या है, उनमें से एक एग्जांपल। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो ये लाइन याद कर लेना बस, न्यूरल टिश्यू है दिमाग के अंदर, थोड़ा खतरनाक तरीके के रहते हैं ना, ऐसे याद रख लेना। इसमें क्या रहता है? थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके के स्ट्रक्चर है, अपने को उनके बारे में नहीं पढ़ा है। बस इतना याद रट लो चाहे। हाँ, मोर सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो अब यहाँ पर खत्म हो गई ना इसकी बात। अब उन कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड सम ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग पढ़ा रहा है अपने को ना, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, ये अब DNA के स्ट्रक्चर में चले जाएंगे इसके बाद में। थोड़ा हाइड्रोसाइक्लिक रिंग पढ़ाया उसने अपन, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो इतना चलो इसमें पढ़ लेते हैं, पढ़ ले थोड़ा टॉपिक है। लेकिन अब जब उसको DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तभी अच्छे से पढ़ेंगे इसको टेंशन मत लो, है ना, इसका टेंशन मत लो। चलो यहाँ तक थे, इसके पूरे स्ट्रक्चर समझ में आए तुम्हारे को, है ना। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये पढ़ी नहीं ना बोले ग्लूकोज। हाँ, लेक्चर देखे ना इसका तुमने। तो ये स्ट्रक्चर याद करनी है, ग्लूकोज का भी राइबोस का भी, दोनों का भी। राइबोस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA इसी से समझ में आएगा, इसके बगैर DNA समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर याद करने के दोनों भी। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो यहाँ तक पूरे कर लेने का। कोलेस्टेरॉल है ना, कोलेस्टेरॉल करने का बोलोगे उसको? हाँ लिख कर समझ याद करना है, रटना है बिल्कुल। देखो ग्लूकोज का, राइबोस का, ये 3 स्ट्रक्चर, और ट्राइग्लिसराइड तो तुमको समझ में आया, ग्लिसरॉल भी मालूम है, नहीं उनको नहीं। देखो ये बड़े बड़े चेन है ना, इसको नहीं याद करना है तुमको, नीचे वाले तुम्हारे लिए ऐसा नहीं, इनको नहीं पढ़ना है तुम्हारे, इसको समझेंगे अपन थोड़ा सा। लेकिन देखो राइबोस का तुमको याद ही होने वाला, ये बड़े बड़े तुमने अगर नीचे के ये एडेनाइन, एडेनोसिन का बोलते हैं, एडिनाइलिक एसिड, ये कभी नहीं पूछता। यूरासिल पुरासिल क्या है, हाँ थोड़ी चीज़ें है इसके अंदर भी, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या है। ये कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल का भी नहीं कोलेस्ट्रॉल। ये लिसिथिन का भी अपन इसने दिखता ही देखना है इसमें से, इसमें फॉस्फोरस रहता है। अब उसने पूछ लिया कभी कभी पूछा तो फॉलोइंग इज लिसिथिन, इतने बड़े बड़े देखो अगर देगा भी एक क्वेश्चन तो एक पेज तो उसका क्वेश्चन ही बन जाएगा, फिर बायोमोलिकुलर एक पेज तो क्वेश्चन में चल जाएगा। और वो चाहता भी नहीं इतना डीप अपने को क्वेश्चन पढ़े करके, वो केमिस्ट्री पढ़े हुआ है, तुम अगर पढ़े हुए केमिस्ट्री अगर उसने इमेजिन करा तो उसका मतलब तुमको थोड़ा बहुत मालूम है उसके बारे में, है ना। तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर अभी तक तो आती नहीं, बहुत कम है उसके बारे में, लेकिन नजर मार लेंगे।
पूरे रटने से अच्छा है जो मैं बता रहा हूँ वो रटो तुम सबसे पहले, है ना। कौन से याद करना है तुम्हारे को, जो आगे भी काम में वाले जिसके बगैर समझना मुश्किल है वो बता रहा हूँ। पहली लाइन में कि पांचों भी? हाँ, पहली लाइन के पांचों भी। फिर देखो फैटी एसिड तो मैंने बताई थी तुम्हारे को, एसिड ग्रुप और आर ग्रुप रहता, ग्लिसरॉल भी बता दिया, और ये ट्राइग्लिसराइड भी समझाया कैसा रहता करके। हाँ, ये फॉस्फोलिपिड को पूरा रटना नहीं है, उसको समझ लेना है कि भाई दो जगह तो देखो डाइग्लिसराइड जैसी है, बस एक जगह फॉस्फोरस लग गया। हाँ ऐसा, और ये इतनी बड़ी चेन लगी, वो नहीं भी याद चल रहा तुमने, बस फॉस्फोरस लगा समझ लिए काफ़ी है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर रटना नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर रटना नहीं है, गौर से एक मतलब देखिए काफ़ी है बस। तुम्हारे इसमें डबल बॉन्ड है, मेरे इसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो ऐसा गलत स्ट्रक्चर कुछ भी बढ़ा देता। चलो तुमको समझ में आया इतना बस। तो नीचे की कुछ भी रहेंगे याद नहीं करना है अपनी, है ना। अब उस पर ज़रा यहाँ पर आ जाओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। या अपन ने इतना पार्ट छोड़े अभी, है ना, कि अब उसको डीएनए आरएनए पढ़ लेंगे ना, उसके बाद पढ़ते हैं उसको, फिर समझ में आएंगे अच्छे से बढ़िया। अभी समझ में नहीं आया यार। नहीं अभी नहीं, जब उसको पढ़ेंगे ना अपन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा अपना स्ट्रक्चर का बात खत्म हुआ। अब जब मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं, नॉर्मल है। अब यहाँ से नॉर्मल बातें चालू हुई, तो इसके बारे में हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ये टॉपिक जो पढ़ा रहा ना मैं, हर साल इसका क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन आता ना, समझने के लायक ये ना है, स्ट्रक्चर नहीं है। ये ना अल्कलॉइड इसका वन बिल्कुल टेबल सुनो। की ये टेबल बहुत पूरी बायोमोलिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट टेबल ये है। टेबल में आता है कि इसका क्वेश्चन आता है, दोनों भी आ सकता है ना भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तुम समझो। अब चलो देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। देखो द मोस्ट एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या है बोलती है केमिस्ट्री के अंदर, एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड को आइसोलेट करना। ये कोई बात थोड़ी है, अपने को कर लीजिए। वो समझा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ केमिस्ट्री में क्या रहती है, अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग करना, समझना कि भाई ये कंपाउंड अलग है, ये है, इस तरीके से। जैसे स्मॉल को बिग से, बिग को स्मॉल से, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब तुम जानदारों से अलग अलग कंपाउंड निकाल के अलग करें, तो इसमें बहुत अरे यार देखो मैंने एक नया कंपाउंड मिला मेरे को, इस तरीके से ये हुआ वो हुआ, है ना। तो ये सबसे एक्साइटिंग चीज़ रहती है, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, तो अगर हो सके तो उनको बना देना। केमिस्ट्री वाले ने क्या कर लिया, कंपाउंड अलग कर लिया, उस पर खुश हुआ था, तो उसका स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया, कौन सा कंपाउंड वो मालूम पड़ गया, बहुत खुश। और खुद से उसको बना लिया तो फिर से सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। समझे ना बात। पहले हम कैसे समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो सिर्फ बॉडी के अंदर कुदरती बना सकते, बॉडी की फिजियोलॉजी में बन सकता है, अपन नहीं बना सकते, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। फिर एक साइंटिस्ट ने बना के दिखा दिया, तो फिर वो बहुत खुश हो गया, फिर उससे पूरी केमिस्ट्री बन गई ऑर्गेनिक की। समझ रहे ना बात। तो सबसे बड़ी खुशी क्या में होंगी उनको, किसी भी कंपाउंड को अलग करना, उसका स्ट्रक्चर देखना, और तीसरी चीज़ उसको खुद से बना लेना, बस ये सब निकालना, स्ट्रक्चर देखना, डिटरमाइन करना। तो ये बहुत खुशी के पॉइंट है। वो एक जनरल बात बता रहा, समझाना चाह रहा है इस टॉपिक की, नीचे के टॉपिक की अहमियत, कि केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत बड़ी बात रहती है, बहुत उनको खुशी होती है किस चीज़ में, कोई भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करो, अलग करो सबसे, उसका स्ट्रक्चर देखो, और उसके बारे में क्या करो, फिर बना लो, खुद से बना लो। अगर तुमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिए कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, इससे बड़ी बात क्या है, जैसे तुमको प्रोटीन की जरूरत पड़े, तुमने आर्टिफिशियली प्रोटीन बना ली, काम बढ़िया हो गया। इससे बड़ी बात है क्या, तुमको इंसुलिन की जरूरत पड़ी, तुमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बना ली, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसुलिन जो बनती है आर्टिफिशियल वो नहीं बनाते, उसके तरीके अलग बनाने के, उसको अपन फिजियोलॉजी में बनाना पड़ता है। जनरली बहुत मुश्किल रहता है अपने आर्टिफिशियली कंपाउंड बनाना, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। चलो तो वो इसीलिए तो सबसे बढ़िया बात है पूरा हो। चलो अब देखो, इफ़ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, अगर किसी को लिस्ट बनाना है कि बायोमोलिक्यूल में, ऑर्गेनिक चीज़ों में, ऑर्गेनिज्म में, इंसान में कौन से बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान है वो चाहता है कि भाई ये बताओ कि भाई इंसान में कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, तो क्या क्या बनाएंगे। देखो, सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हजारों आएंगे बोलते, इंक्लूडिंग, देखो मोटे मोटे क्या है, अमाइनो एसिड, शुगर, मोटे मोटे क्या है, अमाइनो एसिड तुमने देखे, मेजर चार है उसमें, मेजर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और एक न्यूक्लिक एसिड। अब इनके सब टाइप है छोटे मोटे, जैसे अमाइनो एसिड किसका टाइप है, लिपिड का, प्रोटीन का, समझ रहे ना, आई बात समझ। जैसे कार्बोहाइड्रेट में देखो ग्लूकोज किसका सब टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का। और उस तरीके से मैंने बोल दिया अगर जैसे शुगर रहती है, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ये किसके नहीं, ये नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लिक एसिड के, समझ रहे, अपन देखने वाले पढ़ने वाले। लेकिन मेन क्या है, मेजर चार मालूम है तुम्हारे को, मेजर चार, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, बस ये मेजर चार है। फिर इनके सब टाइप अपने को पढ़ना, अपने को इतनी पढ़ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ ये चारों ऑर्गेनिक बड़े बड़े ग्रुप है ना, बोल सकते हो उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। ये चार पढ़े ना मैक्रो में, कोई और पढ़े क्या, तीन ही पढ़े वैसा भी तुमने, है ना। लिपिड भी माइक्रो में नहीं आता क्योंकि छोटे छोटे भी रहते हैं ना, लेकिन सब साथ में मिल जुड़ जाते हैं, तो इसलिए उसको फैट के तौर पे उसको मैक्रो में ले लेते, और उसको ऊपर ले लेते, रिटर्न टेस्ट। देखो वो आएगा क्या अभी सवाल है, सुनो गौर से। Such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. For reason that
for reason that are given in the section 9.10 we can call these molecules as metabolites. देखो टेबल क्या में दिया उसने सेक्शन 9.10 में जो आगे बोला मेटाबोलाइट यानी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है. मेटाबॉलिज्म मालूम है रिएक्शंस जो अपनी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. मेटाबॉलिज्म इनकी रिएक्शन कर रही है नहीं ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना. रिएक्शन में अपनी बॉडी में जितनी रिएक्शन चल रही है उसमें क्या है अब गाड़ी थोड़ी चलेगी कोई रिएक्शन के अंदर है. मेटाबोलाइट्स का मेटाबॉलिज्म होता है. हाँ मेटाबोलाइट्स का मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होना. रिएक्शन किसकी होगी कोई कंपाउंड की केमिकल कंपाउंड की कुछ टूटेगा कुछ बनेगा ये तो चीजें होंगी ना केमिकल कंपाउंड में. हाँ ऐसा बोले उसने. इफ वन फॉर क्या बोला देखो तो उसने बोला कि मेटाबोलाइट क्यों बोलते इनको सबको क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं रिएक्शन में इन्वॉल्व है इसलिए उसको मेटाबोलाइट बोलते हैं. इनका भी तो ये भी टूटते हैं कभी अपने के लिए ऐसे. बिल्कुल टूटना जुड़ना इनका चालू रहता है. अब जुड़ा होगा तो कुछ ना कुछ जुड़ के तो बना होगा ना वो कुछ ना कुछ टूटा होगा कुछ ना कुछ जोड़ा होगा इसलिए तो बना. हां ये चारों का मेटाबोलाइट सिर्फ ये नहीं सब बाकी जितने भी है बॉडी के अंदर जितने भी है सबको क्या बोले अपन मेटाबोलाइट्स. इसे उसने एग्जांपल लिया अमीनो एसिड शुगर्स तो ये क्या है दोनों में मेटाबोलाइट है. टूट के बाद अपना प्रोटीन लिपिड ये सब मेटाबोलाइट्स का मतलब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उसको मेटाबोलाइट किससे बनता तो ये अभी आएगा ना अभी आएगा सब आएगा. देखो for reason that given in the section 9.10 we can call these biomolecules as metabolites. क्या बोलते हैं बोलो metabolites that are given in हो गया in animal tissue. One notice the presence of all such categories of compound shown in figure 9.1. तो ये जो 9.1 फिगर है अपनी ये वाली ठीक है तो जितने नोटिस किए जाते हैं ना जनरली वो सब इसमें दे दिया बोलते हैं. देखो ये सारे मेटाबोलाइट है सारे मेटाबॉलिज्म में काम करने वाले. तो मेटाबॉलिज्म को एक मेटाबोलाइट को ऐसे अलग ग्रुप नहीं है सारे कंपाउंड को मेटाबोलाइट्स बोल दो सिंपल. अलग से याद नहीं रखना है उसको. नहीं एंजाइम वगैरह कुछ नहीं है ये कंपाउंड है केमिकल बस. इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. हाँ ये नहीं मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व रहते हैं ये इनका मेटाबॉलिज्म था. इनसे कुछ टूटेगा इनसे कुछ जोड़ेगा ऐसा बस. ये टूटे ये बनते हाँ ये जो पूरा दिया ना पूरा टेबल सब तो टेबल में क्या क्या है सबसे पहले तो शुगर है ना फिर ये 3 क्या है अमीनो एसिड है फिर ये क्या है फैट्स है यहाँ पूरे ग्लूकोज मिलके हाँ ऐसा. तो ये सारे क्या है मेटाबोलाइट्स है समझ रहे ना. तो मेटाबोलाइट अलग से याद रखने की जरूरत है क्या नहीं इनको ही बोलते हैं कुछ को नहीं बोलते. इनका जनरल सबको ही मेटाबोलाइट बोलते हैं बोल अपनी बॉडी में जितने रहते हैं ना सबको ही मेटाबोलाइट बोलो समझे. तो ये नहीं फिगर क्या बोलती है डायग्राम रिप्रेजेंटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू. ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है सब यूनिट दिया उसने ज़्यादा बड़े नहीं है ठीक है ना. जैसे प्रोटीन नहीं दिया यहाँ पर उसने प्रोटीन क्या रहेंगे इसी का इसी अमीनो एसिड की लंबी चेन प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया बड़े वाला शुगर दिया छोटी छोटी है ना मोनोमर दिया ग्लूकोज दिया राइबोज दिया. फैट नहीं दिया. फैट बोले तो अपन क्या बोले इसको बोल सकते हैं ना अपन ग्लिसरॉल एक फैट है ना. तो फैट का ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फैट के लिए हो ना. ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड है वो लिपिड. हाँ तो ये सारे लिपिड है जितने दिए ना देखो और फैट एंड ऑयल्स करके दिया उसने. देखो फैट ऑयल्स इन दोनों को लिपिड बोलते हैं. फैट ऑयल दोनों भी लिपिड ही है. फैट भी एक लिपिड है ऑयल भी एक लिपिड है और ग्लिसरॉल भी एक लिपिड है और फैटी सब इतने पूरे जो सबके सब लिपिड दिया उसने. और नीचे दिया नाइट्रोजनस बेसिस. ये जितने रिंग दिख रही ना वो सारी क्या है नाइट्रोजनस बेसिस. तो ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स है क्या है बोलो न्यूक्लियोटाइड आएंगे क्या अभी अपन आएंगे ना. देखो तो इन एनिमल टिश्यू वन कैन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन द फिगर. अब देखो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट. देखो जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं जो कुछ रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं जो काम रहते हैं हमारे बॉडी जिसका काम है उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मेटाबोलाइट. क्या बोलते हैं उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट. जो बने और जो हमारे को जिनका काम भी है तो उनको क्या बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट. हमारी बॉडी कभी भी ऐसी कोई चीज़ बनाती नहीं जिसका अपने काम है. जितनी चीजें बनेंगी सब अपने काम. तो ये मतलब जो अभी पीछे देखे पूरे टेबल में सब प्राइमरी मेटाबोलाइट. हाँ सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट पूछ सकता है क्या. हाँ अपनी बॉडी में इन्वॉल्व है ना वो अपनी. देखो एनिमल की अगर बॉडी में है वो तो इसका मतलब प्राइमरी हो सकते हैं क्योंकि इंसानों की और एनिमल्स की जो बॉडी है ना वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाती जो उसके लिए नहीं हो. सारी चीज़ें अपने के लिए बनाती है खुद के लिए. समझ रहे ना बात तुम. लेकिन प्लांट को अपन खाते हैं. प्लांट खुद का काम सोचता है दूसरों का ज़्यादा सोचता है. तो प्लांट की बॉडी क्या करती है दूसरों के लिए भी बनाती है. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट सिर्फ किस में रहेगा प्लांट में नहीं रह सकता क्या उसमें भी रहेंगे ना खुद के अस्तित्व बनाता ना खुद के लिए तो कुछ ना कुछ बनाता ना प्लांट ना. तो हाँ बिल्कुल. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट यानी जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं. स्टार्च है फिर
हाँ बहुत सभी, ऐसा जरूरी नहीं ना सभी ना, बहुत सारे आएंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट, यानी जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस दैट प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड शोन इन द फिगर, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जो ऊपर दिया जितने भी होगा एग्जांपल है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। हाउएवर व्हेन यू एनालाइज प्लांट, फंगस एंड माइक्रोब सेल्स, one would be see thousands of compound other than these called primary metabolites. this alkaloids, flavonoids, rubber। अब देखो यानी इनके अलावा जो कुछ मिलेगा तुमको उनको अपन सेकेंडरी बोले, प्राइमरी के अलावा जो मिलेगा। हाँ जैसे देखो प्राइमरी इसका मतलब वो उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे रबर का प्लांट का काम बाहर रिलीज करा, प्राइमरी तो अपनी इसमें एनिमल के इसमें मिल रहे हैं ना, प्लांट में भी मिलेंगे वो। हाँ, लेकिन प्लांट प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी बनाते हैं। अपने इसमें सिर्फ प्राइमरी। हाँ बिल्कुल, इंसान मैंने बोला ना, इंसान सिर्फ जो भी बनाता है अपने लिए, इसका मतलब इंसान सिर्फ प्राइमरी बनाए, प्राइमरी सारे काम के रहते। इंसान कोई भी सेकेंडरी नहीं बनाता। अपन रबर बनाते हैं, रबर रिलीज हो रहा अपने हाथ में से, फिर वो जमा कर रहे हैं अपन और उससे मिटा, ऐसा करते नहीं। किसी दूसरे के लिए फायदे के लिए कोई चीज़ बनाते हैं अपन, बॉडी बनाती है अपनी, नहीं, सब कुछ अपने ही बनाती हो। लेकिन हाँ सेल्फिश है, बहुत खतरनाक है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, अपने केमिकल तक के सेल्फिश है। ठीक है, देखो प्लांट वो बेचारा इतना दानी है कि उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म भी दानी है। प्राइमरी बना रहा तो बना, लेकिन सेकेंडरी में हाँ, जो उसको काम नहीं है, जो कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो भी बना रहा है। बोन अपन खाते हैं, उसने क्या है, उसके दांत चिपकते हैं, उसको चिपका के रखना है, पेज चिपकाना है उसको, नहीं, लेकिन कौन बनाता है ना, रबर, उसको मिटाने का लिखता क्या हो, नहीं, इसको जाने का पेपर देना नहीं है, लेकिन फिर भी रबर बनाता है। समझ रहे हैं बात तुम? अब तुम मसाले खाते, फ्लेवोनॉइड जो फ्लेवर डालते हैं फोन, अल्कोलॉइड्स, अब अल्कोलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन जो सब पड़े ना, इसको चरस गाना लेने का है क्या, नशा करने का क्या उसको, नशेड़ी तो है नहीं हो। हाँ कैफीन बनाता और निकोटीन बनाता, ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये सारे सेकेंडरी। उसका क्या, यानी प्लांट को जिसका काम ही नहीं है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, प्लांट को जिसका काम ही नहीं, उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व ही नहीं, उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, बस नहीं, उसके मेटाबॉलिज्म में काम ही नहीं है। उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व क्या क्या है फिर? उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व क्या है, देखो शुगर हो गई, ये अपने फैट, जो अपने है वही, जो अपने है वही उसके भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी लिविंग है ना, जैसे अपनी स्टार्च है, फैट है, वही उसके भी है। मतलब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म फंगी बनाती है, माइक्रोबियल सेल हाँ, और प्लांट भी बनाता है। देखो फंगस बनाएंगे, माइक्रोब्स और प्लांट, ये तीनों भी बना सकते हैं। कौन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो पूछ लेंगे तुमको कि भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन बनाता, तो एनिमल छोड़ के फंगस, तीन बड़े बड़े ग्रुप पड़े ना, फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट, तो ये तीनों भी बनाते, लेकिन क्या छोड़ देना उसमें से, एनिमल को अलग कर। प्रोटिस्ट टाइप, माइक्रोबियल। हाँ प्रोटिस्टा वैसा नहीं पूछेगा, प्रोटिस्टा उसमें आया था ना, क्या में दोनों मिला के ना, थोड़ा थोड़ा प्लांट में का इधर का है ना उसमें ऐसा। ठीक है, तो ये तुमको पूछ सकते हैं, स्पेसिफाई इतना नहीं करेगा। माइक्रोब्स बोल दिया था, माइक्रोब्स में छोटे छोटे सब आ गए उसमें, प्रोटिस्टा भी आ गया हिसाब से, लेकिन सारे के सारे प्रोटिस्टा तो नहीं बनाएंगे, कुछ वैसे भी तो रहेंगे ना, पैरामीशियम और अमीबा के जैसे जो एनिमल से रिलेट करेंगे वो कुछ बनेंगे। समझ रहे बात तुम? तो देखो अब तुमको इनकी लिस्ट याद रखना है एक्चुअल में कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या क्या। वो ये पूछ डालता है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है ना। प्राइमरी तो सारे शुगर वुगर वो सारे प्राइमरी, सेकेंडरी याद कर लो, काम खत्म। जनरली यही पूछता है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी कुछ फिक्स्ड है अपने। मैच द पेयर, हाँ वो भी तो पूछेंगे, वो तो देखेंगे ना। पहले देखो यहाँ पर जो दिया ना इतने सारे उसने कि अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, यानी देखो दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब ये सारे प्राइमरी नहीं है, इसके अलावा जितने वो सारे प्राइमरी है ना। तो उसको देखो यहाँ पर बोला आर कॉल्ड, जो कंफ्यूजिंग लाइन का तो घुमा के दे दिया। अब बच्चे समझना यही सारे प्राइमरी है करके, एग्जांपल कुछ भी बाकी सब हुआ है। हाँ यानी इन सारे जो दिए नीचे एग्जांपल वो सारे सेकेंडरी एग्जांपल है। जैसे देखो अल्कोलॉइड्स, मॉर्फिन कोडीन पढ़े, अल्कोलॉइड मॉर्फिन कोडीन, तो इसमें अल्कोलॉइड की एग्जांपल दिया ना कि है मॉर्फिन कोडीन। मॉर्फिन भी क्या है, एक अल्कोलॉइड है, कोडीन भी क्या है। इसकी ट्रिक नहीं है कोई? नहीं इसकी ट्रिक नहीं, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। मॉर्फिन देखो अपन ने देखे ना, मॉर्फिन कोडीन दोनों भी क्या के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, याद है ना। दवाई के लिए मॉर्फिन जो है वो नींद की दवाई, कोडीन जो है जुकाम आता ना उस टाइम पर वो कोडीन, मैंने बताया तुम्हारे को कि कोडीन का भी नशा करते करके। हाँ क्यों करते, पूरी की पूरी बॉटल पे तो सुई जाना तुमने आराम से, बहुत खतरनाक नशा होता उसका भी। कोडीन बोल तो एक वो ड्रग्स है, यानी दवाई है वो, है ना, जो उसको अपन यूज़ करते दवाइयों के अंदर। मॉर्फिन को भी यूज़ करते, कोडीन को भी यूज़ करते, लेकिन वही अगर बहुत ज़्यादा ले लिया अपन ने, यानी वो ड्रग्स के तौर पे नहीं है वो, लेकिन वो दवाई का इफेक्ट करती है, काम करती है ना। तो अल्कोलॉइड एक केमिकल नाम है, अपने को उसको नहीं आना कि अल्कोलॉइड किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन समझो कि अल्कोलॉइड्स केमिकल का एक सब्सटेंस है जो जनरली दवाइयों में इस्तेमाल होता है ना, लेकिन उसी को एक्सेस में देंगे तो उसी से नशा हो जाता है। अब मॉर्फिन तो अच्छी के लिए, लेकिन तुम खतरनाक ले लिए तो साइड इफेक्ट होता ना। हाँ, और नींद के गोले ज़्यादा खा लो, कुछ लोग नींद की खा ले। हाँ खांसी की दवा, अब खांसी की दवा किसको अच्छी लग रही है, नींद आ रही है अच्छे से, तो पूरी पूरी बॉटल ही पी डाल रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं वहाँ के लोग, कहाँ के अफ्रीका के, और उनको सस्ता नशा करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो सस्ता नशा करते फिर खांसी वाला। महंगी है ना सर,
इतनी तो नहीं महंगी फिर भी, इससे तो महंगी कम ही है ना। अब ये आते भी नहीं, हीरोइन चरस गांजा उनको कहाँ मिलती है, बड़े बड़े लोगों को नशे करने को कम पड़ता है। ये अमीरों का नशा है तो वो सस्ता नशा बढ़ाते हैं अपना, कौन सा कोडीन वाला, खांसी के दवाई पी लेते हैं, जिंदगी में कभी खांसी नहीं होती। ठीक है चलो, तो अल्कोहॉलाइड समझ में आया। फ्लेवोनॉइड्स भी ऐसी कंपाउंड है, फ्लेवर डालने वाले है ना। रबर तो मालूम है, रबर बहुत हार्ड है समझ में, रबर थोड़ा कन्फ्यूजन जाएगा उसको समझने में। ठीक है, इसेंशियल ऑयल्स तो मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा तेल रहता है नहीं रहता है, अपने यहाँ के नहीं है, वो एलिन वगैरह यूज़ करते हैं सर को लगाने के लिए, उनके बाल बढ़ते हैं उससे बोलते। ठीक है, इसेंशियल ऑयल। एंटीबायोटिक्स जो अपन जैसे बैक्टीरिया को क्या काम है एंटीबायोटिक का, उसको काम नहीं, उसके मेटाबॉलिज्म में एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं हो, उसकी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है एंटीबायोटिक्स का, अपन उससे निकाल लेते हैं, बैक्टीरिया डेवलप करते हैं बोले एंटीबायोटिक। पिगमेंट, अब कलर को क्या, प्लांट को क्या मेकअप करने का है क्या, अच्छा दिखने का है, रिश्ते आ रहेगा उसको नहीं, तो फिर उसने क्या पिगमेंट बनाया, तो वो सब अपन इस्तेमाल करते हैं उसका, वो भी सेकेंडरी। ठीक है ना। सेंट्स जो अपन उससे निकालते हैं, सेंट तो सेंट, उसके बाद मसाले, गम्स तो ये तो बोला मैंने तुम्हारे। फिर स्पाइसेस, अब वो पुलाव पका रहा है क्या, कोरमा बना रहा है प्लांट नहीं, फिर क्यों बनाया मसाले, बनाया सेकेंडरी है, समझ रहे ना। तो उसने बनाया, तो उसको ये फिक्र नहीं है क्यों बनाया, ऊपर से ऑर्डर मिला उसको बना बेटा, हमारे दूसरे बंदों के काम गए, तुम बना दिया उन्होंने, समझे बात। चलो, तो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनको क्या बोलते हैं अपने, बोलो सिंपल बोलो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो है जो प्लांट के खुद नहीं, हाँ मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं। डेफिनेशन आती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। और किस में पाए जाएंगे, फंगस में, माइक्रोब्स में और प्लांट, खत्म, ये तीन बनाएंगे, एनिमल नहीं बनाते। तो प्राइमरी किस में पाए जाएंगे, सब में, प्राइमरी सब में, सेकेंडरी सिर्फ इन्हीं में। डेफिनेशन कैसे है जो बोले, जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स वो है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते, उसने तो डेफिनेशन भी नहीं दिया, उसने तो ये बोलते कि इनके अलावा जितने वो सारे आगे भाग गए। देखो डेफिनेशन कैसे दिया उसने सेकेंडरी, क्या बोला देखो, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स, हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट फंगल एंड सेल्स वन वुड बी सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दिस। तो तुमको डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछा, डेफिनेशन तो बहुत दिए नहीं तो कहाँ से पूछेगा, एग्जाम्पल बताओ मसाले किसके लिए, प्लांट कौन सा खाना बनाता है, कोरमा बनाता है कि नहीं बनाता, तो अपने को मालूम है मसाले उसके क्या काम के बेचारे, तो अपने काम के है ना। तो मॉर्फिन कोडिन का क्या करने वाला, नशा तो नहीं करने वाला प्लांट, उसको खांसी भी नहीं होती, तो अपन काम में लेंगे उसको, समझ रहे बात। चलो, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ टेबल भी दिया होता है। ठीक है, अब देखो वाइल प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, देखो अपन क्या सोचते हैं, जैसे अपन को कंफ्यूज करने वाली देखो ये चीज़ देखो, उसमें देखो तुमको अल्कलॉइड कंफ्यूज नहीं करेगा, प्लांट को खांसी होती है नहीं होती, तो मॉर्फिन कोडिन उसको नींद भी नहीं आती, टेंशन नहीं है उसका। फ्लेवोनॉइड्स फ्लेवर डालने वाले वो भी कंफ्यूज नहीं करेगा। थोड़ा नए देखो, नए क्या है जो तुमको याद करना है स्पेशली वो देखते थे, ये फ्लेवोनॉइड थोड़ा हट कर है, तो याद रखना है कि फ्लेवोनॉइड भी क्या है, सेकेंडरी है करके, फ्लेवर वाले है ना। रबर तो याद ही रहता है ना, जो चीज़ें एकदम पढ़ना भी नहीं पड़ता, तुमको समझ में डायरेक्ट आता। रबर प्लांट से निकाल लिया तो प्लांट मर जाता है क्या, नहीं मर जाता, जिंदा रहता। गम्स रबर ये नॉर्मल है, गम्स रबर इसेंशियल ऑयल। हाँ एंटीबायोटिक में तुम कंफ्यूज हो सकते, दिमाग कैसा सोचता हूँ बैठे बैठे, देखो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया यूज़ करता फंगस को मारने के लिए, तो उसके काम किए इसलिए अपन बोलेंगे, तो एंटीबायोटिक कंफ्यूज कर देगा। एंटीबायोटिक भी सेकेंडरी ही है, तो बोलेगा बताओ सेकेंडरी है क्या प्राइमरी। अब अपन बैठे बैठे दिमाग लगा रहे, अब अपन ने पढ़े थे वहाँ पर बैक्टीरिया मार देता है, वहाँ पर भी पढ़े, उसमें भी पढ़ लिए, और वहाँ पर पढ़े क्या में माइक्रोब एनिमल में वो बैक्टीरिया फंगस डाली थी, फंगस ग्रो कर दी थी, उसके बाद में ऐसा वैसा पढ़े वो नहीं, तो है ना स्टेफाइलोकोकस है ना, तो उसके बाद में फंगस ग्रो नहीं कर रही थी बोले ना, ऐसा बोला था ना उसने। तो हाँ अल्कलॉइड बोले तो ऐसा समझो दवाई के जैसा एक है ना, दवा लेकिन तो नशा है अच्छा उसका फ़ायदा, लेकिन लिमिट में ना यार, तुम बोलेंगे वही ले लेते तो उससे नुकसान है। ठीक है, तो देखो वो एक अलग तरीके का कंपाउंड है, उसके अल्कलॉइड्स के केमिकली उसका नाम रखा गया अल्कलॉइड, ऐसा कोई इस पर नहीं रखा गया। देखो फिर अपन ड्रग्स को भी दवाई बोलते हैं, अल्कलॉइड भी दवाई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा मानो कि अल्कलॉइड बस 2 एग्जांपल याद करना, बाकी कहीं नहीं आएगा, फिर अपनी खत्म यहाँ परिचय। तो एंटीबायोटिक भी देखो कलर पिगमेंट बोलना नहीं पड़ता, ये भी याद रहता कि सेकेंडरी ही है करके। सेंट और गम्स भी और स्पाइसेस भी याद रहते, 2 चीज़ें हैं जो नवी आई, एक फ्लेवोनॉइड्स है और एक एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक में तुम कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने बता दिया तुमको। चलो अब देखो, while primary metabolites have identifiable function and play, देखो ये बोले डेफिनेशन है कि while जबकि primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiological processes, you do not at movement understand the role of functions of the all secondary metabolites। ये definition, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है का स्टेटमेंट में घुमा के दे दिया कि भाई both primary and secondary metabolites are useful for plants, या फिर are used in metabolism,
आप सोच रहे हैं बड़े प्राइमरी भी है, मेटाबोलाइट तो बोल ही रहे उसको, दोनों भी बढ़ा दो, उसके अंदर डाल दो, गया, समझे बात। अब उसने बोला कि भाई क्या बोलिए उसने, तो तुम्हारा असर से रीज़न आ सकता है इस पर से, या फिर स्टेटमेंट तो बढ़िया से बनता है ना। स्टेटमेंट क्या बोलेगा देखो, क्या प्राइमरी को प्राइमरी क्यों बोले, सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों बोले, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्योंकि देखो ऐसा बोला कि प्लांट्स फॉर्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिकॉज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट यूज्ड इन डायरेक्ट फिजियोकेमिकल रिएक्शंस। अब देखो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते, बात सही है, वो फिजियोकेमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, बात सही है, लेकिन क्या ये रीज़न है क्या प्लांट बनाते, ये रीज़न तो क्यों, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट काय को बोलते, इसलिए बोलते तो फिर रीज़न सही है, लेकिन प्लांट क्यों बनाते ये रीज़न थोड़ी है ना उसका, कि प्लांट इसलिए थोड़ी बनाते हैं उसका। हाँ कि भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही क्यों बोलते हैं उसको, प्लांट बनाते इसका मतलब इसलिए सेकेंडरी बोले नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है रिएक्शन, इसलिए प्लांट बनाते ये बात सही है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते ये भी बात सही है, लेकिन प्लांट इसलिए बनाते कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते, ये बात सही है क्या, प्लांट इसलिए बना रहे कि पीछे लो हमारे काम करनी है वही बना लेते हैं, हम ये काम करो लाओ फटाफट, ऐसा थोड़ी है, तो ऐसा समझना पड़ता है, ठीक है। तो बिकॉज कुछ जम रहा क्या कि प्लांट मेटाबोल सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उनके कुछ काम में नहीं आते, बेवकूफ के बच्चे के प्लांट तो उनको ऊपर से ऑर्डर मिला तो वो बना दे रहे हो, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, अपने को एट द मोमेंट अपने को कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, बना ले रही है, बस ऊपर से ऑर्डर मिला तो बना रहे हैं, लेकिन ये रीजन नहीं है कि वो कुछ नहीं बनाते इसलिए प्लांट बना लेगा। अगर अपने सोचे अच्छे से पढ़े तो असर्शन भी इजी लग जाते हैं, समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, बिल्कुल। तो क्या करना पड़ता है असर्शन सॉल्व पहले बिकॉज़ पूछ देना, हाँ बिकॉज से सोच के देखो कम से कम, तो थोड़ा कभी कभी आइडिया लग जाता है, अक्सर करके उसके सवाल फिर सही होते हैं, यानी अगर बिकॉज वाला रीजन आ रहा है कि असर्शन तुमने पढ़े और बिकॉज बोल के उसका रीजन आ रहा, तो इसका मतलब वो असर्शन सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन असर्शन भी सही आ रहा है, रीजन अलग ही भाग रहा करके, तो फिर वो रीजन नहीं होता। तीसरा नंबर अभी बोला मैं, अब देखो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते, बात सही बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं करते, बात सही है, लेकिन क्या इसीलिए प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा, तो ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है असर्शन रीजन, समझे भाई। अब ये वाला क्वेश्चन क्या देखो कौन सा, कि ऑल एनिमल फॉर्म प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बिकॉज दिस इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, ये असर्शन भी रीजन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑल एनिमल्स फॉर्म प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बात सही है, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड इन फिजियोकेमिकल रिएक्शंस, या फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म, तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और बनाते हैं इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन। हाँ ये बस समझ तो while primary metabolites have identifiable functions and play important no role in normal physiological process do not know at that moment understand the role or function of the secondary metabolite. In host organism however many of them are useful to human welfare. In host organism यानी जिसके अंदर बनी ना उसके अंदर यूज़ नहीं है ना, यहाँ तक यहाँ पर पूरी लाइन खत्म हुई अब, ठीक है। हाउएवर लेकिन क्या बोलते कभी कभी हमारे यूज़ के लिए, प्लांट के तो खुद के कोई यूज़ के नहीं, लेकिन हमारे यूज़ के, ठीक है। चलो ये क्या बोल, इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, इन होस्ट यानी जिसने बनाया उसके कोई यूज़ के नहीं है, प्लांट ने बनाया, हाँ उसकी बात करो, प्लांट ने बनाया तो उसके कोई यूज़ के नहीं, ऐसा बोला। हाउएवर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बिल्कुल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में ही बोला कि अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसने बनाया उसके वो यूज़ के नहीं है। in host organism. However, many of them are useful to human welfare. जैसे rubber, drugs, spices, scent and pigment. Some second पिगमेंट बोले तो pigment क्या बोलते हैं? कलरफुल, तो आपने क्या आपने बोल के कलर नाम है, अपने कौन से बोलते हैं? सारे के सारे कलर तो अपनी कंपनी है ना, उससे ही बनता वो वाले नहीं, जैसे रंगोली में जो कलर डालते तो दूसरे जो आते जैसे तुम खाने में कलर डाल रहे तो अपन वो तो केमिकल वाले यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ना, डालते हैं ना, हाँ बिल्कुल। जैसे तुमने मिर्ची यूज़ करे, लाल कलर आने के वास्ते मिर्ची यूज़ करे, तो मिर्ची में लाल कलर कहाँ से आया? खाने में सालन बनाने के लिए लाल कलर यूज़ करे ना, पिगमेंट था तो इसीलिए आया। भाजी में हरा कलर डालने के लिए यूज़ करे तुम्हें, तो मिर्ची पाउडर कभी कभी कलर का भी काम करता, कलर डालने के भी तो इस्तेमाल होता ना यार, उसके में भी कलर रहते हैं ना, तो पिगमेंट भी अपने काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चलो, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। इन द लेटर चैप्टर दैट ईयर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस, इनका तुम बाद में, लेकिन ये लाइन को तुम याद रखो, अगर स्टेटमेंट आ गया तो इंसान घूम जाता है, सोचता है यार इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काय को होगा यार उसका, ऐसा बोलते अपन इकोनॉमिक के इकोलॉजिकल है। देखो इकोनॉमिकल तो अपने को समझ में आता था ना, इकोनॉमिकल से नहीं बताना फायदा है, लेकिन इसने इकोलॉजिकल बोला, हाँ इकोलॉजिकल बोला तो ये घुमा देता। तुम सोचेंगे भाई नहीं यार वहाँ पर अरे तो अपने काम के रहते, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी कहाँ से आ गई इसमें, जो गलत स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बहुत प्यारे है इसके,
ऐसे कुछ नहीं। लॉजिकल है वो है ना इकोलॉजिकल दिए थे लॉजिकल पढ़ने के बाद निकाल मिलता समझ रहे हो हाँ मैंने भी इकोनॉमी, हाँ मैंने भी समझा, मतलब इकोनॉमी को ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में important अपन यही पढ़ना भी फायदा क्या रहता है अपना इकोनॉमी बड़ा पैसा उससे इकोलॉजिकल कुछ इकोलॉजिकल भी है इसको तुम बाद में पढ़ेंगे बोलते अभी नहीं पढ़ रहे ठीक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखते कुछ ठीक है। अब देखो ये टेबल में पिगमेंट कलर का कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन पढ़े ना वहाँ पर अपने कैरोटिनॉइड पिगमेंट के बारे में पढ़े प्लांट में रहता है ना और एंथोसाइनिन एक पिगमेंट और ऐड हो गया तुम्हारे यहाँ पर ठीक है। अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन कोडिन है ये टेबल एज इट इज याद करना है। टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स ये रटना है कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है इसका कुछ वो नहीं है कॉन्सेप्ट है ना इसमें देखो टर्पिन्स तो सिंपल है मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स नाम ही है उसके ना। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल करके है ठीक है। टॉक्सिन्स क्या बोलते हैं जहर एब्रिन रिसिन जो टॉक्सिन था ना अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को दिए गया था तो उसमें थोड़ा डाल के क्या मैं रुके में चिपका के दी थी इतना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी जहरीला रहता था उतना भी चलेगा नाक के जरिए तो मर जाता। सबसे खतरनाक टॉक्सिन सबसे खतरनाक जहरों में से एक है कौन रिसिन अब्रिन रिसिन दोनों भी क्या है जहर है। लैक्टिन्स देखो लिसिथिन अलग है लिसिथिन सेल मेम्ब्रेन ये लैक्टिन्स है क्या है ये लैक्टिन्स वो लिसिथिन क्या है वो कॉनकैनावलिन ए नाम क्या है इसका हाँ ड्रग्स को मालूम है दवाइयाँ है ना तो देखो विनब्लास्टिन कुरकुमिन कैसे मिलेगा हल्दी से हाँ क्या नाम है उसका क्या बोलते हैं उसको हल्दी क्या बोलते हैं वो टर्मरिक बोलते हैं तो उससे मिल सकता है अपने को हल्दी से और दूसरे भी आते हैं उसके तो ये जो विनब्लास्टिन कुरकुमिन इनमें से एक जो है ना उसमें कैंसर में भी यूज़ होता है। देखो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस रबर गम सेलुलोज ये तो मालूम है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस पॉलीमर बनाए कुछ जुड़ जुड़ के बनाओ ठीक है चलो।